गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपने इक्वलिटी एंड डेमोक्रेसी टॉपिक के ऊपर ऐसे, क्योंकि मैं इन टॉपिक्स को ऐसे बताता हूं, ऐसे इनके ऊपर ऐसे लिखना है। ऐसे आप लिखने का जो अपॉर्चुनिटी है वो आपको सिविक्स देती है, इकोनॉमिक्स देती है, और ये फ्यूचर में बहुत काम आने वाली चीज है ऐसे लिखना। तो इसको तरतीबार ढंग से किस प्रकार से अपने स्टडी करें, तरतीबार ढंग से किस प्रकार से अपने लिख सकते हैं कि ये वाली चीज सबसे पहले लिखो, ये वाली चीज सबसे बाद में लिखो, तो आपको आगे जाकर जब ऐसे लिखोगे तो जीरो। अभी से अपने क्यों नहीं एक अच्छी एक हैबिट डाल लें पढ़ने की और ऐसे लिखने की, जो मौका दे रही है ये सिविक्स। और आज सिविक्स ने टॉपिक दिया अपने को इक्वलिटी एंड डेमोक्रेसी। कल अपने इक्वलिटी के ऊपर काफी चर्चा की थी, स्पेसिफिक इक्वलिटी थी, जेंडर इक्वलिटी, जिसमें भारत में आजादी के बाद अब तक क्या क्या स्कीम्स, प्रोग्राम वगैरह वगैरह किए गए। शुरुआत की गई थी कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा लिखकर कि सारे इक्वल हैं, और ये डिस्क्रिमिनेशन कल वाले चैप्टर में आया था। ये डिस्क्रिमिनेशन मतलब सबसे शुरुआत जब चीट कोड में अपने इस ऐसे में करेंगे तो सबसे पहले ये करेंगे कि इक्वलिटी जो है ये अनइक्वलिटी कैसे आती है, और अनइक्वलिटी होगी तो ही तो अपने मेजर करेंगे इक्वलिटी लाने के लिए। तो अनइक्वलिटी का रीजन क्या रहा, व्हाट इज द इक्वलिटी, व्हाट, इसे शुरुआत करेंगे अपने चीट कोड में ऐसे लिखें व्हाट। तो देखिए, जो ही ऐसे स्टार्ट करते हो आप लिखना, तो आप ये करो, सोसाइटी के अंदर एक डिस्क्रिमिनेशन नाम एक पैटर्न है, और डिस्क्रिमिनेशन का मतलब वन इज टू बी ट्रीटेड डिफरेंटली इन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट यानी जाति, क्रीड यानी नस्ल, कास्ट, क्रीड, जेंडर, रीजन, रिलीजन, और ये आपका लैंग्वेज, इकोनॉमिक। वो गरीबड़ा है, पकड़ है, उसको कोई मतलब उसको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं देने का, उससे कोई काम नहीं लेने का, कोई काम नहीं आएगा, ऐसे प्रेजुडिस बताई थी मैंने कल, स्टीरियोटाइप बना लेते हैं और उसको फिर गलत ट्रीट करना शुरू कर देते हैं। यही तो डिस्क्रिमिनेशन है, भेदभाव। तो बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, जेंडर, रिलीजन, रीजन, ये तो साउथ का है, ये तो नॉर्थ का है, ये तो वेस्टर्न का है, ये तो बंगाली है, ये पंजाबी, ऐसे होते हैं। इस तरह की जो सोच इमेज लगा के दिमाग में प्रेजुडाइज होकर जो किसी से बिहेव किया जाता है, नेगेटिव बिहेव किया जाता है, उसी को डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन, रीजन, लैंग्वेज और इकोनॉमिक बेस के ऊपर जो भेदभाव किया जाता है उसको डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। और ये क्या पैदा करता है समाज में? इनइक्वलिटी। ये समाज में, सोसाइटी में इनइक्वलिटी पैदा करते हैं, और इस इनइक्वलिटी को इक्वलिटी में लाने के लिए डेमोक्रेसी सबसे एक अच्छा टूल है। डेमोक्रेसी जैसा कोई इक्वलिटी लाने वाला जैसा कोई टूल नहीं है पॉलिटिकल साइंस में, राज के सिद्धांत के मामले में। मतलब कि रिड्रेसल इन इंडियन डेमोक्रेसी, आप इंडियन डेमोक्रेसी में देखोगे कि इनइक्वलिटी को रिड्रेस किया गया है, इनके उपाय निकाले गए हैं कि इन हट जाए, ये जो इनइक्वलिटी है ये हट जाए। डिस्क्रिमिनेशन से इनइक्वलिटी आती है, इनइक्वलिटी हटाने के लिए इंडियन डेमोक्रेसी क्या काम करती है। तो देखिए, अपने जो चीट कोड है इसमें वाट तक आ गए आप, एक पैरा वाट का हो गया, उसके बाद में आप इंडियन डेमोक्रेसी,
दूसरा पैरा आप इंडियन डेमोक्रेसी, हाउ इट डील्स विद इनइक्वलिटी इन सोसाइटी, इंडियन डेमोक्रेसी। और तीसरा जो पैरा आपने चीट कोड में पढ़ेंगे, आप जो डेमोक्रेसी की मां है अमेरिका, अमेरिकन डेमोक्रेसी। और अपने वाउंड इसको रोल अप कर देंगे, समअप कर देंगे चौथा पैरा लिखकर। देखिए आप चौथा पैरा लिखेंगे, प्रेस और मीडिया का बहाना लेकर इसके बारे में लिखते हुए इस एसे को अपने पूरा कर लेंगे। तो व्हाट तो आपने पढ़ लिया पहला पैरा चीट कोड में, यानी 4 पैरे, ये 4 4 चीट कोड हुआ 4 पैरों में, 4 पैरों में आप जो है इस ऐसे को पूरा करने जा रहे हो। व्हाट आप एक पैरा आप ऑलरेडी पूरा कर चुके हो। तो इंडियन डेमोक्रेसी दूसरा पैरे पर आते हैं अपने, इनको कैसे लाएगा, इक्वलिटी कैसे लाएगी। तो डेमोक्रेसी को क्या करना चाहिए भाई, सीधी सी बात है, डिस्क्रिमिनेशन, जो इनइक्वलिटी की जो रूट काज है उसको हटा दो आप, इक्वलिटी हो जाएगी। तो रूट काज क्या है कि रूट काज के खिलाफ, यानी डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ काम करो, अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड इल ट्रीटमेंट एंड गिव वन डिग्निटी एंड सेल्फ रेस्पेक्ट। किसी को आप सम्मान और आत्मविश्वास प्रदान करें, डिग्निटी और सेल्फ रेस्पेक्ट, हर एक आदमी को बराबर का अपने आप को समझे, कोई अमीर गरीब, कोई नीची कास्ट, कोई ऊंची कास्ट, कोई काला गोरा क्रीड का या इस तरह का कोई, तू तो साउथ की भाषा बोलता है, तू नॉर्थ की भाषा बोलता है, ऐसा कोई भी समाज के अंदर ना हो। तो क्या होगा, हर एक आदमी, हर एक नागरिक और सिटीजन को एक डिग्निटी मिलेगी और सेल्फ रेस्पेक्ट मिलेगा, यही इक्वलिटी है। तो ये सब देने के लिए इंडियन डेमोक्रेसी में सबसे पहले कहां और क्या उपाय किया गया था। जब भारत आजाद हुआ तो कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो उसमें सबसे पहले इक्वल बिफोर लॉ, कानून के सामने सब बराबर है। ऐसा नहीं है कि जो पुलिस का जो थानेदार है वो मुकदमा, एक अमीर के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया और एक गरीब के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया थाने में, तो अमीर के तो घर जाएगा बयान लेने, दिखने, हाँ बताइए सेठ जी आपके क्या, श्रीमान बताइए। और गरीब को क्या है कि डंडे मार कर बता, और यही थाने के अंदर जो है लॉकअप के अंदर पूछेगा वो। ऐसा भेदभाव नहीं हो। कानून में क्या लिखा है, रूल्स लॉ क्या है, कैसे इंक्वायरी करेगा थानेदार, कानून में लिखा हुआ है। चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, दोनों ही कानून के सामने बराबर है, इक्वल बिफोर लॉ। ऐसा नहीं है कि इवन प्रधानमंत्री है, ये तो प्रधानमंत्री है, ये तो किसी का भी मर्डर कर सकते हैं, नो। ये तो एमएलए हैं, विधायक है, ये तो कोई भी गलत काम कर सकते हैं, इनको तो कोई सजा ही नहीं होगी, नो, गलत। सारे सिटीजन, इंडियन सिटीजन इक्वल हैं बिफोर लॉ, लॉ के सामने। दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिख दिया गया कि नो वन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड
ऑन द बेसिस ऑफ, वो शुरू शुरू में मैं लिखा मैंने, डिस्क्रिमिनेशन किस कारण से होता है कि प्रेजुडाइसनेस या रॉन्ग ट्रीटमेंट, कास्ट, क्रीड, लैंग्वेज वगैरह वगैरह से। तो इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन डिस्क्रिमिनेशन किसी भी सिटीजन के खिलाफ नहीं होगा। अगला, कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया गया कि एवरी पर्सन इज टू एक्सेस पब्लिक प्लेसेस। जब भारत आजाद हुआ तो नीची जाति के लोग, जैसे उनको स्कूलों में एडमिशन नहीं दिया जाता था कि इनको शिक्षा की जरूरत नहीं है, ये शिक्षा का अधिकार नहीं है इनको। ऊंची कास्ट के लोग, जो कौन ऊंचे होते थे कौन नीचे होते थे मेरे को पता नहीं, आप जानते हो, लेकिन ऐसा था 47 में जब भारत आजाद हुआ कि ऊंची जात के लोग ये एडमिशन ले सकते हैं। ऊंची जात के लोग ही क्या है कि उसके ऊपर जो सुविधाएं हैं वो ले सकते हैं। तो इस तरह का जो पब्लिक प्लेस था कि जो सार्वजनिक प्लेस है पानी पीने का स्थान का, वो ऊंची जाति के लोग पी सकते थे, और दूसरों के लिए दूसरी जगह पानी का अलग अलग सारों की अलग अलग व्यवस्था अलग अलग कास्ट की होती थी। ऐसा सब मना कर दिया गया, बैंड हो गया कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने के बाद में। तो कोई भी सिटीजन बिना किसी भेदभाव के, एवरी पर्सन इज टू एक्सेस पब्लिक प्लेसेस। भी आज तो देखते हो आप लोग, आप स्टेशन पर खड़े हैं, लाइन में खड़े हैं, कौन ऊंचा कौन नीचा कोई पता नहीं। पड़ोस की सीट में कौन ऊंचा बैठा है कौन नीचा बैठा है कोई पता नहीं। ये किस कारण से हुआ? ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिख देने के कारण से हुआ। इक्वलिटी, अनटचेबिलिटी अबोलिश्ड, छुआछूत जिसको कहते हैं। पहले जैसे मान लो सफाई कर्मचारी होते थे, उनको घर के अंदर नहीं घुसने देना है, ये गंदे होते हैं, ये गंदा काम करते हैं सफाई का, तो इनसे दूर रहो, अनटचेबल हैं वो लोग। अब आप किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हो, किसी बैंकेट हॉल में जा रहे हो, इन्हीं लोगों के साथ खाना खा रहे हो आप, इन्हीं लोगों के द्वारा आप जो है खाना परोसे जा रहे हो, और इन्हीं लोगों को आप खुद जो है खाना अलाउ कर रहे हो, खुद परोस रहे हो, चाहे ऊंचा और नीचा। वहां कोई, जब आप पार्टी में जाते हो तो पता लगता है आपको कि ये अनटचेबल है, इससे क्या है कि ये चीज नहीं लेनी है, ये खराब हो गई, ये इसने हाथ लगा दिया, अनटचेबल है। ये सब चीजें 47 में थी, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीजें लिख दी गई, उसके बाद में क्या है कि ये सब बैन हो गया। क्योंकि यदि ये इस तरह का कोई बर्ताव सिटीजन करता है तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, उसको जेल हो सकती है। इक्वलिटी आ गई। अच्छा, इसको फिर और आगे इलाबोरेट करते हैं अपने, और एक्सपेंशन करते हैं इक्वलिटी को पढ़ने के लिए। 3 प्रकार की इक्वलिटी। नेहरू जी कहा करते थे कि जब तक समाज के अंदर पॉलिटिकल इक्वलिटी नहीं आएगी, डेमोक्रेसी नहीं रहेगी। उधर अंबेडकर साहब बोलते थे जब तक समाज में सोशल इक्वलिटी नहीं आएगी तो हमारी क्या आएगी, पॉलिटिकल इक्वलिटी सस्टेन नहीं करेगी। तो कहने का मतलब इक्वलिटी के जो सारे स्फीयर्स हैं उसमें मेनली 3 आ गए, पॉलिटिकल आ गया, इकोनॉमिक आ गया, सोशल आ गया, इक्वलिटी का। तो इन स्फीयर्स के अंदर इक्वलिटी को कैसे एंटर कराया गया? जैसे पॉलिटिकल इक्वलिटी कैसे आई? युवक युवती 18 साल के होते ही वोट देने का अधिकार हासिल कर लेती है। ये अपने कानून लॉ में है। सारी, मतलब किसी भी कास्ट, क्रीड, रिलीजन और बिना किसी को सोचे समझे सारे
राइट टू वोट, सबके पास राइट टू वोट है, सबका वोटर कार्ड बना हुआ है। और जो वोट डालने जाते हैं तो सारे क्या है, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी जेंडर का हो, अमीर गरीब हो, सारे उस लाइन में दिखेंगे आपको। फैक्ट्री मालिक भी दिखेगा, वहां मजदूर भी दिखेगा। हेलो, और कैसे, हाँ भाई साहब वोट देने आए हैं, एक लेबर बोलेगा। वहीं क्या है कि फैक्ट्री का मालिक खड़ा होगा, हाँ वोट देने आए हैं। तो इक्वल है सारे, इसलिए वो लाइन में खड़े हैं। सारों के एक सा ही पसीना आ रहा है, भीड़ है तो उस लाइन में। ये ये पॉलिटिकल इक्वलिटी लाने का, राइट टू वोट देकर इसमें देखा गया है। दूसरी इक्वलिटी देखिए आप, जो स्फीयर है इकोनॉमिक स्फीयर में। अब आप हॉस्पिटल में देख रहे हो, किसी के मान लो हार्ट अटैक आ गया, खुदा करे किसी के नहीं आए, ईश्वर करे किसी के नहीं आए, लेकिन कोई बीमारी हो गई, हॉस्पिटल में वही फैक्ट्री का मालिक भी दिखेगा आपको, और वहीं मजदूर का लाइन, वो लाइन में खड़े हैं, अपनी टिकट बना रहे हैं हॉस्पिटल में दिखाने के लिए। डॉक्टर लाइन से देख रहा है। तो उस हॉस्पिटल में गार्ड जो है ये नहीं कह सकता कि सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्री मालिक को देखेंगे डॉक्टर साहब। रोडवेज बस अड्डे के ऊपर टिकट लेने के लिए आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ और सिर्फ जो है ओनर कोई पैसे वाला है, वो ही क्या है कि यहाँ रोडवेज बस अड्डे पर आकर रोडवेज में बैठ पाएगा, बाकी के क्या बाहर बैठेंगे, ये दिखाली हुई सीट तो नहीं कह सकता कोई भी। इकोनॉमिकली सारे बराबर हैं, इक्वलिटी है। पार्क के अंदर क्या है कि वहां अमीर भी मॉर्निंग वॉक कर रहा है, और वहां गरीब भी है मॉर्निंग वॉक कर रहा है। ये पब्लिक प्लेसेस हैं, स्कूल, स्कूल के अंदर एडमिशन, पब्लिक प्लेस। तो उसमें कोई कास्ट का, कोई नॉर्थ और साउथ का, ये कोई मतलब डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। इक्वलिटी आ गई किस क्षेत्र में, इकोनॉमी में। आज कोई नौकरी निकाली जाती है किसी पर के, इस पोस्ट के ऊपर भर्ती करनी है, तो योग्यता से भर्ती होगी। यदि कोई गरीब है, वो योग्य है, तो उस पोस्ट के ऊपर भर्ती कर लिया जाएगा। मतलब इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, हर बार अखबार में देखते हो, जब कलेक्टर बनने का रिजल्ट आता है हर साल, तो कहीं ना कहीं ये देखो, इसके पिताजी भेड़ चराया करते थे, इसके पिताजी अंडों की रेडी लगाते थे, इसके पिताजी रिक्शा चलाया करते थे। जरूर कुछ ना कुछ इस तरह का कोई ना कोई कैंडिडेट के बारे में आता है। तो इस तरह के लोग भी मतलब कलेक्टर बन रहे हैं, उनको भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है एम्प्लॉयमेंट की। मतलब क्या निकलता है कि भाई इकोनॉमिक बेस के ऊपर भी इक्वलिटी है। और इससे एक फायदा ये भी होता है कि जो धन है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है समाज में, सबको, अमीर गरीब जो भी सिलेक्ट हुए उनको तनख्वाहें बराबर मिलती हैं। और ऐसा नहीं कि एक के पास ही सारा धन आ जाए, दूसरों के पास ना हो। इकोनॉमी की इक्वल है। एक आपके टॉपिक आता है बॉन्डेड लेबर। एक बॉन्ड, एक कागज के ऊपर अंगूठा वगैरह लगवा लिया करते थे पहले, 75 से पहले। मान लो एक ईंट भट्टा चला रहे, एक ईंट भट्टे का मालिक है, उसने क्या है, बहुत सारे 100 मजदूरों को या 10 मजदूरों को, मान लो 10 मजदूरों को लाया, और मैं, मेरे भट्टे पर काम करो, ये लो एडवांस पैसे। उनको 50-50 हजार रुपये एडवांस दे दिए। अब वो क्या है, उनकी जो सैलरी थी उसमें से भरपाई हुई नहीं, और वो मर गए। तो उनका बॉन्ड भरा हुआ है, 10 का अंगूठा लगाया हुआ है। तो उसके बाप के पास जो है ईंट भट्टे मालिक की उधारी रहेगी।
और वो मर गया। तो उसके जो बच्चे हैं वो वहां ईंट फैक्ट्री के ऊपर काम करेंगे, वो भी नहीं चुका पाए तो उसकी तीसरी पीढ़ी काम करेगी। ये मतलब एक प्रकार से एक दास बन गए, इसलिए वो पीढ़ियों दर पीढ़ी वहां बॉन्डेड हो गए, बंध गए। इसको कहते हैं बॉन्डेड लेबर। ये भारत में इमरजेंसी लगी थी, आपातकाल लगाया था इंदिरा गांधी ने 1975 और 76 में। आपातकाल के समय ये जो कानून बॉन्डेड लेबर वाला जो एक्ट है, बॉन्डेड लेबर प्रिवेंशन एक्ट बनाया था। उसके बाद में ये पीढ़ी दर पीढ़ी वाला जो एक्सप्लॉइट करने वाला जो सिस्टम है ये खत्म हुआ, इक्वलिटी आ गई इकोनॉमी। सोशल स्फीयर के अंदर आई है इक्वलिटी। सोशल स्फीयर में इक्वलिटी, मिड डे मील, बच्चों को जो दोपहर या स्कूल में जो लंच करवाया जाता है उसको मिड डे मील कहते हैं। ये सबसे पहले कहाँ लागू हुआ था? तमिलनाडु में। तमिलनाडु सरकार ने लागू किया था ये। फिर इसकी अच्छाइयों को देखकर, अच्छाइयां क्या थी? अभी इक्वलिटी ला रही थी सोशल में। एक नीची कास्ट का लड़का भी वहां बैठा है दरी के ऊपर, एक ऊंची कास्ट का भी वहां बैठा है दरी के ऊपर, सारे मिलके खाना खा रहे हैं। पहले तो एक दूसरे के टच भी नहीं हुआ करते थे, अब तो खाना खा रहे हैं साथ में मिलके मिड डे मील पर। उनको अच्छा न्यूट्रिशन मिल रहा है। घर में न्यूट्रिशन का, उनका स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखा जाता, न्यूट्रिशन मिल रहा है स्कूल में मिड डे मील से। तो ये, और इस चक्कर में क्या है कि ऐसा नहीं कोई ड्रॉप आउट हो गया, स्कूल छोड़ के चला गया वो बच्चा। वो बच्चे जो है कि खाने की अच्छी सुविधा है तो वो स्कूल आ जाते हैं, ड्रॉप आउट नहीं होता। इस तरह की अच्छी अच्छी बातें वहां सामने आई। तो उन अच्छी बातों को देखने के सारे देश में लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या है 2001 में ये डायरेक्शन दे दिया सारी स्टेट गवर्नमेंट्स को, 28 की 28 गवर्नमेंट्स को और 8 यूनियन टेरिटरीज को कि आप जो है मिड डे मील स्कूल के अंदर लागू करो, ताकि अच्छे रिजल्ट्स आएंगे और सोशली जो है सारे इक्वल होंगे। अभी हमने दूसरा पैराग्राफ पूरा किया, इंडियन डेमोक्रेसी और इक्वलिटी को लेकर। मैं समझता हूं काफी डिटेल में आप समझ पाए होंगे। अब अपने तीसरा पैरा लेते हैं। ये ऐसे लिख रहे हैं आपने, इस तरह से कितना ही बढ़ाकर लिख दो, कोई भी एग्जाम्पल हर पैरे में कोट करते रहो। आपको बोला 1000 वर्ड्स में लिखिए, तो ऐसे क्या कि आप सारे पब्लिक प्लेसेस को उसमें घुसेड़ते रहो, 1000 का हो जाएगा वो पैरा। नंबर 3 पैरा, यूएस मीन्स अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, डेमोक्रेसी। भाई डेमोक्रेसी तो दूसरे देशों में भी है, अमेरिका को क्यों लिया है? सारे यूरोप के देश हैं वो सारे डेमोक्रेट हैं। ब्रिटेन को ले लो, फ्रांस को ले लो, जर्मनी को ले लो, उधर स्कैंडिनेवियन नेशंस को ले लो, सारों में डेमोक्रेसी है। लेकिन ये सिर्फ आपने ये क्या कहिए आप, यूएस को क्यों लिया, अमेरिका को क्यों लिया है पढ़ने के लिए इक्वलिटी में और डेमोक्रेसी इक्वलिटी? भाई ये इसलिए लिया है कि जो डेमोक्रेसी में जो इक्वलिटी का जो फंडा है उसकी मां कौन है? अमेरिका है। तो मां को तो पढ़ोगे ही। तो मां को पढ़ने के लिए क्या है कि हाँ, मैं ये बता दूं कि अमेरिका पर भी अंग्रेजों का राज था। दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं थी, बोला करते थे कि ब्रिटेन का जहां राज नहीं हो, और इसलिए ये बोला करते थे
कि जहां जहां सूरज दिखाई देता है, जहां जहां सूर्य की रोशनी इस पृथ्वी के ऊपर जाती है, वहां वहां ब्रिटेन का राज है। एक ईडियम थी इस तरह की। तो अमेरिका पर भी राज था, और ब्रिटेन जो सरकार थी वो उन अमेरिकन से, हालांकि अमेरिकन जो है वो अंग्रेजी थे जो वहां ब्रिटेन से तंग आकर कि हम तो हमारे अलग से ही राज करेंगे, हमारा अलग से ही रहेंगे, अमेरिका चले गए थे और वहां डेवलपमेंट किया था उन्होंने। अमेरिकन थे गोरे ही, थे वो गोरे ही। लेकिन ब्रिटेन सरकार को, ब्रिटेन के राजा को कहाँ अच्छा लगता था। वो बोला अच्छा कितनी दूर जाओगे, छोड़ूंगा नहीं, किंग ने बोला। और उनके ऊपर ज्यादा टैक्सेज लगा दिए तरह तरह के। कोई चाय का टैक्स है, कोई अखबार का टैक्स है, कोई प्रेस का टैक्स है। वो बोला ये तो ब्रिटेन तो हमारे पीछे यहां तक आ गया, अब करें क्या, कितना टैक्स देना पड़ता है। तो इसको, इससे तंग आकर उन्होंने क्या, एक रिवोल्यूशन खड़ा कर दिया। यूं कहिए कि एक आजादी की जंग शुरू कर दी उन्होंने ब्रिटेन के खिलाफ। और ये जब वो ब्रिटेन की और अमेरिकन की, अमेरिका के अंदर लड़ाई हो रही थी आजादी के लिए, तो 4 जुलाई 1776, 4 जुलाई किसी का बर्थडे हो तो बड़ा भाग्यशाली है, इसका मतलब वो तो भाई अमेरिका है इसकी माँ। तो आप में किसी बच्चे का 4 जुलाई का है, वाह भाई, आपकी मदर तो अमेरिका है। चलो, 4 जुलाई 1776। लेकिन ये मदर कितनी बड़ी होगी ये देख लेना। 17 है ये, 18 है और 19, मेरे हिसाब से 250 साल की हो गई है मदर। 250, लगभग 250 के आसपास जो है अमेरिका ब्रिटेन से आजाद हुआ। और उसमें सबसे पहले ये जेफरसन, श्रीमान जेफरसन थे, जिस प्रकार से अपने महात्मा गांधी और नेहरू जी ये इस तरह से बोला करते हैं, अपने परसेंटेज जो बोलते हैं अपने, वहां परसेंटेज थी जेफरसन वाशिंगटन इस नाम से, सैमुअल एडम्स। तो उस उन्होंने क्या है कि जस्टिस, JFL, जस्टिस, सबको न्याय बराबर मिलेगा, फ्रीडम, सबको बराबर आजादी, लिबर्टी, सबको लिबर्टी मिलेगी, JFL, सब भाई बंधु एक समान है, फ्रेटर्निटी है सारा, ये लिखकर, और इस सिद्धांत, इस प्रिंसिपल के अंतर्गत हम हमारा अमेरिका आजाद घोषित करते हैं ब्रिटेन से। क्योंकि वहां इस तरह का ना तो जस्टिस है, ना फ्रेटर्निटी है, ना लिबर्टी। लेकिन हमारे, हम ये घोषित करते हैं, डिक्लेयर करते हैं 4 जुलाई को, जेफरसन ने लिखकर सबके सामने एक सभा में, और लड़ाई शुरू कर दी ब्रिटेन के खिलाफ। बाद में जब ब्रिटेन हार गया, अमेरिकन जीत गए लड़ाई में, आजादी की लड़ाई में, तो फिर 89 में उन्होंने एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। फेडरल किसको कहते हैं? फेडरल का मतलब है कि स्टेट गवर्नमेंट। जैसे इंडिया में कितने स्टेट्स हैं? 28। तो 28 अपने CM है, मुख्यमंत्री हैं, और एक PM है, मोदी जी। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट हुई एक, और ये स्टेट गवर्नमेंट हुई 28। लेकिन इनमें तो आपस में लड़ाई हो सकती है। PM मोदी कहे मैं बड़ा हूं, हट, इसको मैं देखूंगा, ये कानून मैं करूंगा। स्टेट गए, यार हम भी बोर्ड से आए हुए CM है, दोनों में लड़ाई नहीं हो इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में अलग अलग पावर्स जो है लिख दिए गए। अब जब क्या है कि आपके
कोई खेतीबाड़ी का मामला आएगा, या पुलिस से सुरक्षा या इस तरह से लॉ एंड ऑर्डर का मामला आएगा, या फॉरेस्ट की देखभाल का मामला आएगा, तो पीएम मोदी बीच में नहीं आएगा। वो स्टेट का मामला है भाई, वो सीएम के पास जाओ, वहां देखिए क्लियर कट अलग अलग डिवीजन है। जो फौज का मामला आएगा, जो रुपये छापने का करेंसी का मामला आएगा, या पाकिस्तान से बात करने का मामला आएगा, तो पीएम मोदी कहेगा अरे तुम सीएम हो, बीच में मत बोलिए, ये मेरा काम है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। डिवीजन ऑफ पावर्स, जो पावर है उसका बिल्कुल क्लियर कट डिवीजन है कि ये आपका काम है, ये हमारा काम है। ऐसी किसी भी पॉलिटी के अंदर जो व्यवस्था है उसको हम फेडरल कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन किस प्रकार का है कि फेडरल है। तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने बनाया फेडरल। वहां जो 50 या 51 जो स्टेट्स हैं उनकी अपनी नागरिकता है, उनकी अपनी एक नागरिकता है। वो ट्रंप की डराते नहीं। ट्रंप का कुछ जो मामले उनके पावर के वो ट्रंप की मानते ही नहीं। कैलिफोर्निया नहीं मानेगा, वाशिंगटन नहीं मानेगा, जो स्टेट के नाम है। इस तरह वहां कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। और ये 92 में, देखिए है 17 ही तीनों में, ये भी 17 है और ये भी 17 है, ये भी 17 है। तो 76, 89 और 92 बिल ऑफ राइट्स, गारंटी। जैसे अपने गारंटी है ना इन चीजों की संविधान में, इक्वल बिफोर लॉ, नो वन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड, एवरी पर्सन इज टू एक्सेस पब्लिक प्लेसेस, अनटचेबली एबोलिश्ड। इन बातों की अपनी गारंटी है और इनको मूल अधिकार कहते हैं एफआर। अपने यहां उन्हीं चीजों को जिसमें गारंटी है, जीने का अधिकार की गारंटी है अपने, कि सरकार या पुलिस इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती, उसको कहते हैं मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। इसी प्रकार के एक्शन बिल ऑफ राइट्स गारंटी दी अमेरिका ने। बिल ऑफ राइट्स वगैरह और बना दिया गया, अपने भी कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया गया। फिर भी इविल्स तो थी, लेकिन बाद में क्या है, गवर्नमेंट ने स्कीम्स ला के किसी को सजा करवाई, किसी को समझाया। ऐसा करने के बाद में कोई ये सही इक्वलिटी आई। तो उसमें जो पर्सनैलिटी आती है बिल ऑफ राइट्स को प्रैक्टिकली लागू करने के लिए, एक पर्सनैलिटी का नाम बताओ जिसने क्या है कि बिल ऑफ राइट्स किताबों में तो लिखा होता है, लेकिन प्रैक्टिकली जैसे यहाँ ऊंचा नीचा धर्म से और से करते हैं, वैसे वहां जो ब्लैक जो थे वो अफ्रीका से मजदूरी करने के लिए ले जाए गए थे, शिप्स में भर भर के ले जाए गए थे वहां अमेरिका में, गोरे लोग खरीद कर कि यहाँ खेती करो, फैक्ट्रियां लगाओ, वो काम करते थे ब्लैक्स। तो जो ब्लैक्स हैं वो क्या है कि नीची नजरों से देखे जा सकते थे। और जो इंग्लैंड के अंदर जो, सॉरी, अमेरिका में जो गोरे जो लोग थे उनके बराबर कोई नहीं बैठ सकता था। तो एक प्रकार से ब्लैक और व्हाइट में अनटचेबिलिटी थी। बस के आगे जैसे आज भी होता है ना, महिलाएं बस के अंदर, मतलब यहाँ पुरुष नहीं बैठ सकते, महिलाएं बैठ सकती हैं। तो वैसे ही क्या बसों में, ट्रेन में ये डिब्बा क्या है कि कालों के लिए अलाउ नहीं है, ओनली फॉर वाइट्स सीट्स। तो ऐसी कोई सीट्स लिखी हुई थी। वहां कोई लेडी थी रोजा पार्क्स, जिसका माँ या बाप काला था और माँ या बाप एक गोरा था, हाइब्रिड थी वो। रोजा पार्क्स, कल भी आया था रोजा पार्क्स। आर एक रस सुंदरी आई थी, उसने भी लिखी थी जीवन गाथा किताब, मैंने बताया था आपको। तो रोजा पार्क्स ने 1950 में तक ये बिल ऑफ राइट्स होते हुए भी क्या है कि ब्लैक के प्रति डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था 1950 तक। अब हुआ ये कि 1 दिसंबर
55 को रोजा पार्क एक बस में बैठी थी, वो आगे की सीट पर बैठ गई थी, वो काली, ब्लैक। व्हाइट आए, व्हाइट ने कहा कि खड़े हो जाइए, उसने मना कर दिया खड़ा होने से, ये मेरा सिविल राइट्स है। और साहब एक छोटी सी बात से क्या है कि वहां सारे अमेरिका में काले लोग हैं, उन्होंने आंदोलन खड़ा कर दिया कि रोजा पार्क हमारी नेता है, रोजा पार्क को उठाया क्यों गया, ये वो सब सत्याग्रह चलने लग गया। तो आखिर में 1964 में डिस्क्रिमिनेशन जो है काले गोरे का, वो खत्म करना पड़ा 1964 में। और भी इस तरह का काले गोरे का डिस्क्रिमिनेशन अपने साउथ अफ्रीका के अंदर महात्मा गांधी थे, वो गोरों के डिब्बों में बैठ गए थे, उनको बाहर फेंक दिया गया था समाज से। तो यूं समझिए कि वो जो घटना थी वो भारत के लिए एक सुनहरी घटना थी। गांधी जी को यदि भी बैग एंड बैगेज प्लेटफॉर्म को नहीं पटका होता तो वो सत्याग्रह, अहिंसा जैसी चीजें प्रैक्टिकली नहीं करते, टाई और बूट में रहते और भारत की आजादी खतरे में पड़ जाती। जो फिर वही हथियार सत्याग्रह और अहिंसा वाले यहाँ लाए हो, यहाँ भी अंग्रेज थे, अंग्रेजों को इन्हीं हथियारों से हराया और 47 में भारत को आजाद करवाया। तो वो घटना भारत के लिए इंपॉर्टेंट थी, काले और गोरे वाली, डिस्क्रिमिनेशन वाली। लेकिन अब तो स्ट्रीम में पढ़ते हैं अपने। चलिए इसको अब समराइज करते हैं, लास्ट पैरा। ये जो सब जो अपने डेमोक्रेसी पढ़ी, अपने इंडिया की पढ़ी, और डेमोक्रेसी की माँ जो है यूएस से, वो पढ़ा, और उसके बाद में अपने क्या है इसको समराइज करते हैं। और समराइज करने के लिए अपने ये मीडिया मीडिया को लेते हैं। यदि देखिए मीडिया ना हो तो गवर्नमेंट तो डिक्टेटर बन जाएगी, पुलिस कुछ भी कर लेगी, किसी को उठा के ले जाएगी। लेकिन किसी को कोई भी काम किसी वजह से किसी को लेगी तो मीडिया के दूसरे दिन फटाक से आ जाता है, और पुलिस को उसको सामने कि इसने ये अपराध किया वो किया। यदि मीडिया नहीं हो तो वो कुछ भी नहीं बताए, पुलिस का आदमी नहीं है हमारे पास, ये बोलेगी पुलिस। तो मीडिया जो है एक वॉच डॉग है, एक चौकसी करने वाला कुत्ता है, चौकीदार कुत्ता है, वॉच डॉग, निगाह रखने वाला मीडिया। मीडिया में ही क्या है कि ये आपका डिस्कोर्स, बहस होती है। टीवी के ऊपर रोज देखते हो आप बहस, तो आप कहते हो ये क्या बोल रहे हैं, क्या बहस कर रहे हैं, क्या अच्छा है क्या बुरा है, इस तरह सोचते रहते हो आप। डिस्कोर्स कहते हैं इसे, डिस्कोर्स करते हैं, बहस करते हैं, सूचनाओं की इंफॉर्मेशन आपस में, वो उस समय ये हुआ था, उस समय ये हुआ था, ये मीडिया प्लेटफॉर्म देता है वहां। ये इन्हीं सूचनाओं को लेकर क्या है कि जो अपने नागरिक हैं वो सरकार के फैसलों के अंदर हिस्सेदारी करने की एक योग्यता अर्जित कर लेते हैं कि हमारे पास ऐसी सूचना है और ये जो डिसीजन ले रहे हो इसमें ये है कि उस समय पाकिस्तान की उस देश ने सहायता की थी, उसने ऐसा किया था, अब आप ऐसे कैसे कर रहे हो, ये कर रहे हो, अपने निर्णय को बदलो। ये योग्यता मीडिया देता है सिटीजन में। आपको गवर्नमेंट, आपके पास सारी सूचनाएं हैं, कोई गलत काम हो रहा है तो मतलब जरूर कोई ना कोई रिश्वत दी है, पैसे दिए गए हैं, भ्रष्टाचार हुआ है, तो प्रेस ऐसा छुपने नहीं देती, बात छाप देती है, बात सामने आ जाती है। तो गवर्नमेंट को क्या है कि ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता, साफ साफ काम करने की फाइलों पर दबाव डालती है मीडिया, अकाउंटेबिलिटी ला दे, जवाबदेही कि गवर्नमेंट के अधिकारियों ने ये काम किया है, यदि गलत हो गया तो उसका अकाउंटेबल कौन होगा, गवर्नमेंट होगी।
तो ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी लाने के लिए सोसाइटी में सबसे जो जिम्मेदार पार्ट निभाता है वो कौन? प्रेस और मीडिया। और इस प्रकार से क्या है कि सिविल जो नागरिक है उसको एजुकेट करती है, सिविल रेस्पॉन्सिबिलिटी कि इस तरह से गड़बड़ नहीं करनी है, इस तरह से आपको मतलब कतार या लाइन में खड़ा होना है, भागदौड़ भगदड़ नहीं होनी चाहिए, वो नहीं, इस तरह की जो सिविक रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप एक सम्मानजनक नागरिक हो, जिम्मेदारी है अपने ऊपर, ये सब कुछ आभास जो है कौन दिलाता है? मीडिया दिलाती है। अब यदि हाँ इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं मीडिया जो है वो एक डेमोक्रेसी का पिलर है, उस पिलर के ऊपर डेमोक्रेसी खड़ी है। डेमोक्रेसी का महल जो है मीडिया नाम के पिलर पर खड़ा है। अब ये जो मीडिया या प्रेस है, ये मीडिया और प्रेस किसी कारण से कंट्रोल कर ली जाए गवर्नमेंट के द्वारा कि हम भ्रष्टाचार कर रहे हैं, ये आप नहीं छापोगे, छापोगे तो प्रेस बंद कर दी जाएगी, अंदर कर दिए जाओगे। हम कोई काम कर रहे हैं, किसी बीच में हमने कोई काम किया है सरकार ने, वो दलाली खा गई, नहीं छापोगे। कोई किसी किस्म का गलत काम सरकार के द्वारा करवाया गया है, आप नहीं छापोगे। जैसे होता है ना फिल्मों में सेंसरशिप, सेंसरशिप कोई भी किसी किस्म के कोई फिल्म के अंदर कोई न्यूड या कोई गलत टाइप का सीन जो है कोई फिल्म वाले उसमें ना दिखा दे जनता को, तो सेंसर बोर्ड जो है उसको आगे नहीं, सिनेमा हॉल में जाने नहीं देता उस फिल्म को। ये सब मिटाओ, सब हटाओ ये गंदगी, उसके बाद में जाए मतलब उस फिल्म को सेंसर बोर्ड ने सेंसर कर दिया। ऐसे ही मीडिया को कंट्रोल कर दिया गवर्नमेंट ने। ऐसा क्या भारत में हुआ था? क्या भारत में हुआ था कंट्रोल या सेंसरशिप प्रेस की? रोज जो अखबार छापे जाते थे उसकी एक कॉपी सरकार को दिखाकर आनी पड़ती थी कि देखिए खबरें हमने आपके अनुसार छापी है ना, कोई आपका भ्रष्टाचार और कोई आपका आपके द्वारा शोषण, आपके द्वारा बदमाशी की गई है, वो हमने नहीं छापी है ना। फिर वो पढ़ते थे, नहीं नहीं ये पैरा खराब, ये हटा, फिर छाप। इस तरह का हुआ था एक बार जब इंदिरा गांधी ने 1975 में 1975 से 77 तक 2 साल तक इमरजेंसी रही थी कांग्रेस सरकार में। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी, उसमें प्रेस के ऊपर क्या है कि सेंसरशिप लगाई थी। तब डेमोक्रेसी हिल गई थी, वो पिलर जो था प्रेस वाला वो हिलने लग गया। तो समअप कैसे करें? समअप में अपने चले हैं, प्रेस मीडिया क्या देती है और क्या इस पर कंट्रोल किया जा सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि क्या दुनिया में लगभग 192 नेशंस तो यूएनओ के अंदर है। 192 में डेमोक्रेसी है क्या? चलो 2-4 देशों को छोड़ दीजिए, बाकी मान लो 180 नेशंस में डेमोक्रेसी है। लेकिन क्या सारी, अब कहने को तो पाकिस्तान में भी डेमोक्रेसी है, लेकिन वहां फौज की इजाजत के बिना पत्ता नहीं हिलता। सिविल राइट्स तो बिल्कुल नहीं है वहां।
फौज जैसा चाहे वैसा मनमानी करती है। तो हाउ कैन वी से दैट पाकिस्तान हैज ए वेरी गुड एंड क्वालिटेटिव डेमोक्रेसी? नो वन कैन से। तो ये कहना गलत होगा कि सारी डेमोक्रेटिक कंट्रीज के अंदर ही मतलब कंप्लीटली इक्वलिटी है। सारी डेमोक्रेसी इक्वलिटी देती है। देखिए, अपने डेमोक्रेसी से इक्वलिटी दिलाई है और लास्ट में अपने ये बोल रहे हैं कि ये कोई गारंटी नहीं है कि सारी डेमोक्रेटिक नेशंस इक्वलिटी देते हैं। तो जो शुरू किया उसको ना करते हुए इसको समाप्त करते हैं और कल फिर अपने आगे बढ़ेंगे। थैंक यू। बोर तो नहीं हो रहे?